दिन 18 दिसंबर, जब शहर के शटर गिरने लगे, दुकानें बंद होने लगी, शहरों में वीरानियां आ गई और अफरा तफरी मच गई। पता ही नहीं चल पा रहा था कि हुआ क्या है। हर चेहरा उदास, सारी आंखें भीगी हुई थी, हर कोई मुरझाया हुआ गमगीन था। कौन किसको तसल्ली दे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर था कि हर आदमी तसल्ली और सब्र का मोहताज था। आज भी 18 दिसंबर है, एक ऐसे शख्स की पुण्यतिथि है जो अपने आप में एक ब्रांड था, जो खिदमत में लाजवाब था, सियासत में बेमिसाल था, जिसे हम और आप मोतीउर रहमान के नाम से जानते हैं। आज हम उनके यौम वफात पर लेकर आए हैं खास एपिसोड, कौन थे मोतीउर रहमान। कहानी शुरू करने से पहले हम अपनी ओर से और मिली खबर टीम की ओर से खिराजे अकीदत पेश करते हैं। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण में गांधी जी के ही जन्म दिवस के दिन जन्म लेने वाले मोतीउर रहमान ढाका प्रखंड के सफी गांव में 2 अक्टूबर 1946 को पैदा हुए थे। पिता अब्दुल रहीम गांव के किसान थे। मोतीउर रहमान ने अपनी शुरुआती तालीम गांव में ही हासिल की थी। कहा यह जाता है कि 5वीं तक वे गांव में ही रहे। फिर 6ठी क्लास में उनका एडमिशन ढाका हाई स्कूल में हो गया। जब वो पढ़ते थे तब मौलाना मसूदुर रहमान साहब के साथ रहते थे और उनसे सामाजिक और राजनीतिक हुनर सीखते थे। मौलाना मसूदुर रहमान उस वक्त के ढाका के विधायक हुआ करते थे। इस दौरान ढाका के रहने वाले मरहूम शेख शफी अहमद, जो सेठ जी के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके यहाँ रहने लगे और ढाका में पैर पसारना शुरू कर दिया। साल 1963 में वो ढाका हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किए। 1968 में उन्होंने मुंशी सिंह कॉलेज यानी MS कॉलेज मोतिहारी से ग्रेजुएशन फाइनल किया। साल 1971 में BA ट्रेनिंग कॉलेज तुर्की मुजफ्फरपुर से टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया, मतलब B.Ed किया। उसके बाद वो तुर्कोलिया के एक स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हुए। एक सप्ताह हुआ ही था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया और वह फिर वापस ढाका आ गए। उनकी आंखों में एक ख्वाब था, एक सपना था, एक जुनून था, कौम की खिदमत का, समाज की रहबरी का। जब मौलाना मसूदुर रहमान राजनीति से निष्क्रिय हो गए तो उन्होंने उस समय के मशहूर राजनेता और घोड़ा सहन के विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह के साथ रहना शुरू कर दिया। राजेंद्र प्रताप से वो राजनीतिक हुनर सीखने लगे। उस समय के कुछ लोग बताते हैं कि जब मोतीउर रहमान साहब शिक्षक बने थे तब राजेंद्र प्रताप ने ही उन्हें बुलाया था और कहा था कि तुम राजनीति के लिए बने हो, नौकरी छोड़ो और आकर राजनीति करो। अब आया साल 1980, जब मोतीउर रहमान बाज़ाब्ता सियासत के मैदान में आए। कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और वो 42,572 वोटों के साथ ढाका के विधायक चुने गए। इस दौरान उन्होंने बहुत काम किया। सभी ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़क से कनेक्ट करना ये उनके ही कार्यकाल में हुआ था। लोगों के काम के लिए वो खुद कार्यालय पहुंच जाते और काम करा देते थे। ये उनकी खास सिफत थी, खास आदत थी। कुछ लोग बताते हैं कि जब मैं पटना किसी काम के लिए जाता तो रहमान साहब 2 रिक्शा मंगाते, एक पर वो खुद बैठ जाते और दूसरे पर मुझे बैठाते। सचिवालय जाकर काम करा दिया करते थे। 1985 में भी ढाका के लोगों ने उनके कामों की सराहना की और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें विधानसभा पहुंचाने का काम किया। फिर वो 90 और 95 में चुनाव हार गए, लेकिन इस बीच भी लोगों के काम आते रहे और लोगों को ये कमी न हो सकी कि मोतीउर रहमान साहब विधायक नहीं है। जब भी उनके लोगों को उनकी जरूरत पड़ती, वो उनकी हर जरूरत पर पहुंचते और उनके काम को कराने की हर संभव कोशिश करते। साल 1996 में उन्होंने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ लिया
और वो राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य बने। राजद के टिकट पर उन्होंने बेतिया लोकसभा से साल 1998 में चुनाव लड़ा और बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए। फिर अगले ही साल यानी साल 1999 में वो बेतिया लोकसभा से चुनावी मैदान में उतरे और 3 लाख वोट लाने के बावजूद भी वो जीत से चूक गए। फिर 2000 में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह पर अपना दांव लगाया और उन्हें जिताकर विधानसभा भेजा। 2001 में पार्टी के आदेश पर कलावती देवी के लिए मेहनत की और उन्हें भी सदन तक पहुंचाया। फिर आया 2004, जहां रहमान साहब एक तरफ बेतिया लोकसभा से अपनी दावेदारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रघुनाथ झा भी मैदान में थे। कुछ नेताओं ने समझौता कराया और बात तय हुई कि बेतिया से रघुनाथ झा चुनाव लड़ेंगे। रहमान साहब ने वफादारी और ईमानदारी के साथ रघुनाथ झा, जो बेतिया से कैंडिडेट थे, मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे अखिलेश प्रसाद सिंह, शिवहर से चुनाव लड़ रहे सीताराम सिंह के लिए खूब पसीना बहाया और इन सबको लोकसभा तक पहुंचाने की अनथक कोशिश की। रहमान साहब के हिमायत का इन लोगों को साथ मिला। रहमान साहब के हिमायत का इन लोगों को साथ मिला और ये सब के सब जीत कर सांसद पहुंचे। अब बारी थी रहमान साहब को नवाजने की और उनको मेहनताना देने की। आखिरकार राजद ने उन्हें राज्यसभा बनाकर सांसद तक पहुंचा ही दिया। रहमान साहब के वक्त में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला, बाजाब्ता सरकारी नौकरियां मिली। विधायकी और सांसदी के कार्यकाल में रहमान साहब ने कई ऐसे अनोखे काम किए जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के हॉल का निर्माण, इमारत शरिया पटना में IIT भवन निर्माण, यादव छात्रावास अगरवा का निर्माण, ढाका आजाद मदरसा मार्केट का निर्माण, मौलाना आजाद उर्दू हाई स्कूल खैरवा ढाका के भवन का निर्माण, कर्पूरी ठाकुर कॉलेज पूर्वी चंपारण की चहार दीवारी का निर्माण, जटवा घाट पुल निर्माण का प्रस्ताव एवं मंजूरी, मोतिहारी सदर कब्रिस्तान की सोलिंग चहार दीवारी सहित दर्जनों कब्रिस्तान की चहार दीवारी का निर्माण, केसरिया इलाहाबाद मदरसा की चहार दीवारी सहित सैकड़ों ऐसे काम किए हैं जिन्हें शुमार करना बहुत मुश्किल और कठिन काम है। मरहूम मोतीउर रहमान साल 1970 से 1977 तक सफी झिटकाही पंचायत के उप मुखिया रहे। 1983 से 90 तक ढाका नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन रहे और उसके बाद विधायक और सांसदी तक का सफर तय किया। इसके अलावा रहमान साहब कई संगठनों से जुड़े रहे और उनके काम आते रहे। उर्दू कुतुबखाना मोतिहारी और सोगरा उर्दू लाइब्रेरी के वो ताहयात मेंबर रहे। मौलाना आजाद उर्दू हाई स्कूल खैरवा ढाका के सेक्रेटरी भी रहे। रहमान साहब सिर्फ एक नेता नहीं, कौम के रहबर, गरीबों के हमदर्द, दीनदार, ईमानदार लीडर थे। उनके कार्यकाल में ढाका ने विकास के नई ऊंचाइयों को छुआ था। वो सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। क्षेत्र में कहीं भी कोई प्रोग्राम होता वो जरूर हाजिर होते। सभी तरह के प्रोग्राम में, दीनी जलसों में उनकी शिरकत यकीनी रहती थी। लोग बताते हैं कि जब भी जिला के आसपास होते वो ढाका जामे मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ते थे। उसके बाद क्षेत्र भर के लोगों से मिलते, उनका हाल जानते, ये उनका पेशा था। सुबह में मोतिहारी या ढाका रहते, जहां भी होते मॉर्निंग वॉक करते। इस दौरान सैकड़ों लोगों से मुलाकात करते। मतलब यह था कि पूरे साल उनका जनसंपर्क चलता और लोगों से संपर्क बना रहता था। वह मेहमान नवाज, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने वाले, उलेमा एवं संतों की कद्र करते थे। उनके साथी लोग बताते हैं कि वो खुद खाते थे और खूब खिलाते थे। छोटी मछलियां उनकी पसंदीदा डिश हुआ करती थी। मोतीउर रहमान साहब एक राजनेता होने के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते थे। वो विभिन्न खेल संगठनों के मेंबर और जिम्मेदार थे। उन्होंने कई बार फुटबॉल सहित अन्य खेलों का आयोजन कराया था और खेल को बढ़ावा दिया था। उन्होंने साल 2005 में बेतिया बज़्म अदब के तत्वाधान में ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन कराया था। 26 नवंबर 2004 को मोतिहारी में अकलियती तरक्याती मोर्चा के बैनर तले
ऑल इंडिया मुशायरा कराया था। फिर उन्होंने 2006 में मोतिहारी में ही ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन कराया और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुशायरा अक़लियती तरक्याती मोर्चा के बैनर तले साल 2007 में ढाका में आयोजन कराया था। मोतिउर रहमान साहब जब राज्यसभा बने तो लोगों के अंदर एक अलग उत्साह था, लोगों को एक उम्मीद थी और बहुत सारे लोग जो अलग अलग वजह से परेशान थे उनकी परेशानियां भी खत्म हुई थी। रुके काम को रवानगी मिली थी और अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का वक्त था। राज्यसभा बनने के अभी 2 साल ही हुए थे कि उनकी जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं किया। 17 दिसंबर का दिन था। वो मोतिहारी जानपुल मस्जिद का अपने हाथों से संग बुनियाद रखते हुए बेतिया के लिए निकले थे। बेतिया में कोई कार्यक्रम था और वहीं रुकने का प्रोग्राम था। अपने लाव लश्कर के साथ रहमान साहब बेतिया के लिए रवाना हुए थे। तभी अचानक वो बेतिया से मोतिहारी आ गए। उनके बेटे फैसल रहमान बताते हैं कि अब्बा अचानक घर पर पहुंचे, सारे लोगों के साथ खाना खाए और आराम करने के लिए रूम में चले गए। उन्होंने यह भी कहा कि अब्बा का मामूल था कि घर के लोगों के साथ अक्सर व बेशतर वो रात का खाना खाते थे और घर भर की खैरियत दरियाफ्त करते थे। सुबह का वक्त था, सभी अब्बा के इंतजार में थे। वो अपने रूटीन के मुताबिक मॉर्निंग वॉक करने जाने वाले थे। सभी गार्ड रेडी थे और वक्त ज्यादा हो रहा था। अंदर से बेचैनी भी हो रही थी कि आखिर अब तक अब्बा क्यों नहीं निकले। कुछ इंतजार के बाद जब मैं बालकनी के खिड़की से झांका तो अब्बा के मुंह से लुआब आ रहा था। ये देखकर दौड़ते हुए आए और घर के दरवाजे पर धक्का दिया। देखा तो अब्बा बेहोश पड़े थे। जल्दी जल्दी में गाड़ी निकाली गई और उस वक्त के मशहूर डॉक्टर शंभू शरण के यहां ले जाया गया, जहां उन्होंने रहमान साहब को मृत घोषित कर दिया। घर वालों को तसल्ली न हुई। उसके बाद डॉक्टर तबरेज अजीज के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर तबरेज अजीज साहब ने देखने के बाद वही जवाब दिया जो डॉक्टर शंभू शरण का था। फिर क्या था, मोबाइल इंटरनेट न होने के बावजूद खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर तरफ वीरानियां छा गई। हर कोई नेताजी को देखने के लिए बेताब हो गया और उस उम्मीद में था कि काश कि यह खबर गलत हो जाती। उस वक्त के कई सारे सांसद आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार बकरीद आने वाला था। नेताजी बकरीद का सारा इंतजाम कर चुके थे, लेकिन बकरीद से पहले ही दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चैन की नींद सो चुके थे। रहमान साहब के छोटे बेटे फहद रहमान बताते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं ट्रेन में था। इतना जरूर था कि बेतिया से लोग ट्रेन से मोतिहारी चढ़ने लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तमाशा को देखने जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर था कि अब्बा पहले से हार्ट और किडनी के मरीज थे। जब मैं मोतिहारी डेरा पर पहुंचा तो सच से रूबरू हुआ। 18 दिसंबर की देर रात्रि मोतिउर रहमान साहब को ढाका लाया गया और 19 दिसंबर के दिन लगभग दिन के 11 बजे जनाजे का वक्त पाया। सफीपुरा गांव इंसानों के समंदर में डूबा हुआ था। हर तरफ आदमी ही आदमी, हर तरफ भीड़ थी। हर कोई नेताजी के आखिरी दीदार के लिए पहुंचा था और उनके आखिरी सफर में शरीक होने के लिए हाजिर हुआ था। जनाजे में सभी प्रकार के लोग शामिल हुए थे। राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, दीनी इदारों के हजारों जिम्मेदार, मस्जिदों के इमाम के अलावा उलेमा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। जनाजे के लिए ढाका जामे मस्जिद के इमाम मौलाना नजरुल मुबीन नदवी को घर वालों के द्वारा जिम्मेदारी दी गई। जनाजे में शिरकत के लिए इमारत शरिया की एक टीम भी पहुंची थी, जिसमें उस वक्त के नाजिम मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और नायब काजी अब्दुल जलील कासमी समेत कई लोग मौजूद थे। जनाजे से पहले ढाका जामे मस्जिद के इमाम मौलाना नजरुल मुबीन नदवी ने चंद बातें कही, जिसके बाद हर शख्स के आंखों में आंसू आ गए। हर शख्स अपने आप को यतीम महसूस करने लगा। जनाजे की नमाज काजी अब्दुल जलील कासमी, नायब काजी शरीयत इमारत शरिया ने पढ़ाई। जनाजे में बिहार के कई बड़े और दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, इलियास हुसैन, शिवहर सांसद सीताराम सिंह, बेतिया सांसद रघुनाथ झा, मोतिहारी सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह,
अली अशरफ फातमी सांसद, रामकृपाल यादव सांसद, डॉक्टर शकील अहमद, प्रभुनाथ यादव सहित दर्जनों नामचीन हस्तियां जनाजे में मौजूद रही। डीएम जीवनी कुमार सिन्हा और एसपी सुनील झा के नेतृत्व में जनाजे को सलामी दी गई और फिर हजारों नम आंखों की मौजूदगी में नेताजी हमेशा के लिए सुपुर्दे खाक कर दिए गए। हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। आज के इस खास रिपोर्ट के साथ फजलुल मुबीन को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।